कि बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं, जैसे कि मुहर्रम का अगर जुलूस जा रहा है तो रामनवमी का जुलूस उस वक्त जा रहा है, तो कैसे आप इस तरह से देखती है, उसको कैसे आप हैंडल करती हैं, जी, करना चाहेंगे? एक्चुअली ये सवाल पूछे जाते हैं तो मुझसे फाइनल इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू वाले दिन पूछा गया था कि मानो कल को अगर तुम डीएम बनती हो तो तुम स्लम्स के लिए क्या करोगी, तुम माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करोगी, तुम ओल्ड एज के लिए क्या करोगी। तो आप जब यूपीएससी के लिए हम जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है, एक्चुअल इशू। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लोग जो होते हैं उनके पास खूबसूरत दिमाग नहीं होता है, आप खूबसूरत हैं, क्या कहेंगे? ये कहावत है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल फीचर्स मैटर करते हैं, और ना ही मुझे ये लगता है। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रैंक जो आदित्य श्रीवास्तव, ये यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लखनऊ से। कोलकाता से बात करूं तो कोलकाता से है साइमा खान, जो 165वां रैंक है उनका, और मैं बात करूंगा इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की है। आइए इनसे सीधे बात करने की कोशिश कर दें, क्या इनका कहना है। जी, रैंक तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर एक उम्मीद थी तभी बैठी एग्ज़ाम के लिए कि शायद हो जाए, कोशिश करती रही। और हाँ, अगर ये सोचती नहीं कि होगा, क्लियर ही नहीं कर पाऊँगी, तो शायद बैठती नहीं। पर तो मन में ये था कि हो जाएगा, टाइम लगेगा, पर कहीं न कहीं एक बिलीव था इस चीज़ को लेके। पर कहते हैं तकरीबन 8 से 10 लाख लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज से लेके अभी तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत टफ होता है इसको निकालना, लोगों में ये भ्रम है। जी। लोगों में ये भ्रम है कि बहुत टफ होता है, तो कितना टफ होता है? लोग कहते हैं कि हमेशा पढ़ना ही पड़ता है, तो क्या ऐसा महसूस हुआ आपको कि हमेशा पढ़ना, 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसा है क्या? जी, देखिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, और हर एग्ज़ाम मुश्किल होता है। आप नीट देख लीजिए, आप क्लैट देख लीजिए, सब डिफ़िकल्ट है। यूपीएससी में प्रॉब्लम इसलिए आती है या डिफ़िकल्ट इतना ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, और दूसरी बात है कि सिलेबस बहुत बड़ी है, उसको ख़त्म करने में काफ़ी वक़्त चला जाता है। पर ये जो है कि 24 घंटे में 20 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि कई दिन ऐसे हैं जहाँ मैंने 12-13 घंटा पढ़ा है, बट कई ऐसे भी दिन हैं जहाँ मैंने 1-2 घंटे ही पढ़ाई की है। तो इसमें घंटों के हिसाब से आप नहीं जाते, इसमें आप ये सोच के चलते हैं कि आप थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन आप रोज़ पढ़ें। तो वो Adopt करें, जो जी, पढ़े वो adopt अडॉप्ट करें और डेली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 20 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन आप कुछ नहीं पढ़ोगे। आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा, और आप सोचो कि आप जब रोज़ाना कुछ पढ़ रहे हो और 1 साल तक पढ़ रहे हो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो आपके ज़हन में रह जाती है। न्यूज़ कितना देखती थी आप? क्योंकि नॉलेज न्यूज़ से भी बहुत एडॉप्ट होता है, न्यूज़ कितना देखती थी? तो मैं न्यूज़ एज़ सच देखती नहीं थी, पर मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। न्यूज़पेपर्स में हम अगेन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू फॉलो करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो 2 न्यूज़पेपर्स मैं पढ़ती थी, और फिर खैर आजकल काफ़ी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आते हैं जो आपको न्यूज़ छोटे में बता देते हैं, तो मैं वही सब फॉलो करती हूँ। बहुत टफ सवाल होता है जब फाइनल राउंड में बैठते हैं, तो इतने टफ सवाल घुमा फिरा कर करते हैं कि जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस वक्त क्या दिमाग में चलता होगा आपका, ये बताएं। जी, यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर एक गाइडेंस मुझे दी गई थी सीनियर्स से, इज़ कि ऑनेस्ट रहना। अगर जवाब नहीं आता है तो उनको साफ मना कर दो कि नहीं आता है। तो मेरे इंटरव्यू में शायद मैंने 10 बार कहा होगा कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता है इसका जवाब। तो ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो Honesty is the best policy. यस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज़ वो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जब आपसे पूछा जा रहा है एक सवाल जो आपको नहीं पता है, तो क्या आप उस वक्त ऑनेस्ट रह पाते हो, क्योंकि शायद वो जवाब ना देना आप पे, आपके मार्क्स पे असर करे। तो उनको, मेरे हिसाब से, हम कोई नहीं जानता उनके दिमाग में क्या चलता है, पर मेरे हिसाब से ऑनेस्ट रहना उनके लिए, आई थिंक, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस वक्त मानते हो कि आपको नहीं आता है, उनको वो चेक करना है। फाइनल राउंड में कितने सवालात थे? मेरा इंटरव्यू अराउंड 30 टू 35 मिनट्स का स्पैन था। सो हर मेंबर ने 5 से 6 सवाल पूछे हैं, तो 30-32 सवाल तो थे ही। कुछ ऐसे सवालात जो आप जो है
ना दे पाए हों, कुछ ऐसा? जी, काफ़ी सवाल थे ऐसे। कुछ कॉरिडोर्स के बारे में पूछा, कुछ सॉन्ग्स के बारे में पूछा गया। क्या सॉन्ग्स के बारे में? मुझे नाम नहीं याद है क्योंकि काफ़ी स्पेसिफ़िक गाने थे और नहीं आते थे मुझे। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बोल दिया कि सर मेरी नॉलेज इस टॉपिक पे बहुत ही लिमिटेड है। कुछ ऐसे सवालात आपसे किए गए जो जानती थी आप, तो कुछ सवालात ऐसे हैं हमारे दर्शकों को बताएं। जी, कुछ सवाल मेरे डैफ पे बेस्ड थे जो हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। तो जैसे उन्होंने कुछ सवाल मेरे बैकग्राउंड से पूछे, सोशियोलॉजी से पूछा, मैंने एक एनजीओ में काम किया था तो उसके बारे में पूछा और मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा। तो काफ़ी एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इंटरव्यू रहा है। हॉबीज़ क्या-क्या है ये भी बताएं? मेरी हॉबीज़ है सिटकॉम्स देखना। सिटकॉम्स होता है कोई भी कॉमेडी सीरीज़, फ्रेंड्स हो गया या फिर पार्क्स एंड रेक हो गया, हाउ आई मेट योर मदर हो गया। तो ये सारे कॉमेडी सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हिंदी, इंग्लिश मैं सब ही देखती हूँ और मैं जर्नलिंग करती हूँ। तो वो एक हैबिट है। लोग कहते हैं कि सवाल जो है टफ़ है, टफ़ है, टफ़ है, ये दिमाग में डाल दिया जाता है लोगों को, तो कितना उससे फेड अप लोग होते हैं? जी, आप मुझे लगता है कि हम जब तक मॉक इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, हमें नहीं समझ आएगा कि हमारे बात करने का तरीका क्या है या हम डिप्लोमैटिकली आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से मॉक्स में आप ये सीख जाते हैं कि आपको कैसे हैंडल करना है अगर आपको नहीं भी आता है। और वही मैंने किया, मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए और उसने हेल्प किया, वो उस चीज़ ने हेल्प किया, इसलिए शायद एक्चुअल इंटरव्यू वाले दिन मैं नर्वस नहीं हुई। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई? कहाँ, कौन-सी स्कूल से शुरू हुई? जी, मैंने अपनी एजुकेशन मोस्टली कोलकाता से ही की है। सो मैं सेंट पॉल्स बोर्डिंग स्कूल में थी टिल क्लास 8। फिर 9 एंड 10 मैंने मुंबई से किया, मैरी इमैक्युलेट। 11-12 मैंने अशोक हॉल से किया एंड ग्रेजुएशन मैंने सेंट ज़ेवियर से किया। सेंट ज़ेवियर। जी। ग्रेजुएशन से जी। सपोर्ट फादर पेरेंट्स के सपोर्ट कितना रहे? इमेंस, मम्मी पापा फैमिली और सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फेथ था, बिलीव था उनको कि मैं कर लूँगी और हमेशा ही एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है कि तुम कर सकती हो, टाइम है, ठीक है, नहीं भी होता है तो कोशिश करके देखो। आपकी इस जर्नी में अयाज़ अहमद खान साहब बैठे हुए हैं, आपके चाचू लगते हैं। जी, जी, जी। कितना सपोर्टिव रहा इनका? चाचू वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा ये कहते थे कि देखते हैं पहले तुम बनती हो कि पहले मैं ज़्यादा कवर करता हूँ। बट जोक्स अपार्ट इन्होंने हमेशा इनकरेज किया है कि एंड इस वक्त वो ये कहते थे कि नहीं नहीं मुझे पता है हो जाएगा, मुझे 100% पता है हो जाएगा। सो ओवरऑल हमेशा इनकरेजिंग एटीट्यूड ही रहा है। प्लीज़। क्या कहेंगे जिस तरह से जो आने वाले पीढ़ी हैं, जी। यंग जनरेशन जिस तरह से यूपीएससी करना चाहते हैं लोग, क्रैक करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या आप सबक देंगी, क्या लेसन देंगी? जिस तरह से आप पढ़ती थी, कैसे वक्त गुजारती थी, आप क्या कहेंगी उन लोगों को, क्या मैसेज होगा? सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है प्रिपरेशन में। यहाँ पे कोई वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलता है। तो एक ही चीज़ कहूँगी इज़ कि प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग हार्ड। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे एंड अगर फेल होते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अटेम्प्ट्स हैं, एज है, जब तक मन चाहे तब तक करिए, जब तक जज्बा है तब तक करिए एंड रैंक के लिए ना करें, एक ब्रॉडर कॉज के लिए, एक सोसाइटल कॉज के लिए आप इस सर्विसेज में हम आते हैं तो उस चीज़ को हमेशा एम बनाएं रादर दैन अ रैंक। नहीं नहीं, मैं जगह देखता हूँ जब इंटरव्यू को, जब मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ तो दृष्टि है और बहुत सारे जो पढ़ाने के इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालात किए जाते हैं, जैसे कि मुहर्रम का अगर जुलूस जा रहा है तो रामनवमी का जुलूस उस वक्त जा रहा है, तो कैसे आप इस तरह से देखती है उसको, कैसे आप हैंडल करती हैं, जी, करना चाहिए? एक्चुअली ये सवाल पूछे जाते हैं तो मुझसे फाइनल इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू वाले दिन पूछा गया था कि मानो कल को अगर तुम डीएम बनती हो तो तुम स्लम्स के लिए क्या करोगी, तुम माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करोगी, तुम ओल्ड एज के लिए क्या करोगी। तो आप जब यूपीएससी के लिए, हम जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है,
एक्चुअल इशू क्या है, या फिर कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने क्या किया था। तो हम बहुत कुछ उससे सीखते हैं और हम वही कोशिश करते हैं कि हम जो भी अप्रोच लें, जो भी करें, वो एक बैलेंसिंग एक्ट हो कि हम सबके इंटरेस्ट को और सबके सोच को साथ लेके चल सकें। व्हाट इज़ योर एम ऑफ द लाइफ? अभी आगे जाकर क्या करेंगे सबसे पहले? जी देखिए, अभी तो सर्विस एलोकेशन हुई नहीं है, तो एज सच मैंने नहीं सोचा है कि मुझे क्या पोस्ट मिलेगा, क्या कार्डर मिलेगा, या मैं कहाँ रहूँगी। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ पे। पर अगर मानिए कल को मुझे वो पोजीशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, मुझे लगता है तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आज के यूथ के लिए मैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लोग जो होते हैं उनके पास खूबसूरत दिमाग नहीं होता है। आप खूबसूरत हैं, क्या कहेंगे? ये कहावत है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो मुझे नहीं लगता है कि फिज़िकल फीचर्स मैटर करते हैं, और ना ही मुझे ये लगता है कि खूबसूरत लोग के अंदर दिमाग नहीं होता है। खूबसूरती शक्ल से नहीं होती है मेरे हिसाब से। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, सबकी अपनी कोई खूबी होती है, और मुझे लगता है इट्स टाइम हम उस चीज़ को देखें रादर देन जस्ट प्रिटी फेस। मैं बात करूंगा अयाज अहमद से कि क्या उनका कहना है जिस तरह से इन्होंने जर्नी स्टार्ट किया। अयाज साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपकी जो है भतीजी हुई, क्या कहेंगे जिस तरह से आज अचीवमेंट जो है हासिल किए, क्या कहेंगे? कितना प्राउड फील कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे पूरे गाज़ीपुर सोसाइटी के लिए, बंगाल के लिए, और एट द एंड हिंदुस्तान के लिए, कि एक बच्ची हमारे जो कलकत्ता में रहती है उसने हमारा सर ऊंचा रखा है, हमें प्राउड फीलिंग किया, हमें गर्व किया है। एंड आई एम टोटली वेरी थैंकफुल टू हर फॉर अ डेडिकेशन। बहुत सेक्रीफाइस किया इसने। शादियों में नहीं जाती थी, सोशल पार्टीज़ में नहीं जाती थी, हम लोग नीचे मज़ा करते थे, ऊपर बैठ के पढ़ती थी। इतने कुछ बोलने के बाद ही बट हम लोग का सपोर्ट हमेशा इसके संग रहता था, और हमें पूरा उम्मीद था कि इंशाल्लाह जिस जगह पे पहुंची है उसका हक बनता था, और उसकी मेहनत ने उसे इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया। घर में काफ़ी लोग हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, दोनों भाई संग में रहते हैं, अब्बा अम्मा संग में रहते हैं, दोनों मेरी मिसेज़ है, मेरी भाभी है, मेरे भतीजे सब एक संग रहते हैं। इसके बाद भी उस चीज़ पे उनका पूरा फोकस रहता था। फर्स्ट इज़ स्टडी, उसके बाद कभी टाइम निकालती थी, ऊपर पढ़ती थी, नीचे कभी आ गई आधा घंटा खाने के लिए तो 10 मिनट टीवी देख ली, बट मेन फोकस था कि स्टडी और पढ़ाई करना उनका, उसका मकसद था, उसका शौक़ भी है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस लोगों को इस बैकग्राउंड में या इस एजुकेशन में आना है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़ें, और जो पढ़े उसे एकदम शौक़ से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, कि ईमानदारी जो कीजिएगा अपने हिसाब से, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। जिस तरह से आपके वालिद साहब हैं और वालदा की भी मैं बात करता हूँ, क्या उन्होंने आपको सीख दिया, कैसे मेहनत किया, कितना मेहनत योगदान रहा? मॉम डैड के बारे में मैं ये बोलूँगी कि वालिद साहब का सबसे पहले नाम? जी, सिराज अहमद खान, एंड मम्मी का नाम है आसमा खान। तो मम्मी पापा ने सपोर्ट बहुत किया। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप फेल हो रहे हैं और परिवार के लोग कहने लगते हैं कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बट उन्होंने हमेशा कहा कि आप करें। और उन्होंने भी अपना सोशल लाइफ काफ़ी सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे आ जाती। तो उन्होंने काफ़ी सोशल इवेंट्स मिस किए हैं, एंड हमेशा फोकस किया है कि मैं पढ़ सकूं, और उन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट दिया जहाँ पे मैं तरीके से, शांति से, सुकून से पढ़ाई कर सकूं। यूपीएससी में 165 रैंक लाने वाली साइमा खान आज मौजूद है, उनके वालिदैन, और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से सेक्रीफाइस किया और कितना मेहनत किया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तो मेहनत कुछ भी नहीं है, हमने बस मेंटली उसको सपोर्ट किया, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे उसका हमने सपोर्ट किया उसको, और हिम्मत देते रहें। बाकी इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। मेहनत उसकी थी, उसके सैक्रिफाइसेस थे, जिसका ये रिज़ल्ट आया। मैंने ये बचपन से मैंने कभी उसको टोका नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि टोका उसको जाता है जो वो नहीं करता है। वो इसके अलावा कुछ करती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अक्सर जब बच्ची थी 3 के बाद या 4 क्लास के बाद जब भी मैं रिज़ल्ट लेने जाता था, तो रिज़ल्ट में मैक्सिमम उसने फर्स्ट डिवीज़न ही लाया था। तो जब भी लाता था तो
क्लास 4 में मैंने रिज़ल्ट याद है मुझे, लेने गया था तो रिज़ल्ट लेके आई और रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तो हम क्या आया, तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो फर्स्ट डिवीज़न। तो मैंने बोला तुम तो फर्स्ट आई हो अपने क्लास में। तो बोली कि नहीं, मेरा एक सब्जेक्ट में मैम हमको बहुत कम नंबर दिए और ज़्यादा देना चाहिए था। तो ये एटीट्यूड था उसका। हाँ, बहुत मायूस होती थी। तो और भी आना चाहिए उसको। तो इस एटीट्यूड से मुझे लगा कि नहीं, ये आगे कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। तो उसके बाद जब इसने डिसाइड किया कि मेरे को यूपीएससी करना, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज था क्योंकि मैंने अलीगढ़ से पढ़ाई की थी। तो आई वाज नोइंग कि ये यूपीएससी का चक्कर किया और कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी। अपने बच्ची को जिस तरह से आज एक अचीवमेंट किए हैं, यूपीएससी क्रैक करके 165 रैंक लाई है, कितना अचीवमेंट मानती हैं? बच्ची तो माशाल्लाह पहले से ही पढ़ने में अच्छी थी और पापा का भी बहुत ये था कि इसलिए पापा ही तैयार किए उसको आईपीएस के लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोगों ने कहा कि साइंस लो, तो ये बोले कि नहीं, इसमें बहुत सारा आर्ट्स में ये है, बहुत सिविल सर्विस में बच्चे निकालते हैं। तो इनको बहुत शौक था, हालांकि बच्ची को नहीं था, लेकिन इनके बोलने से बच्ची मतलब तैयार हो गई कि नहीं ठीक है। क्या मेहनत है, मतलब वो खुद से अपना पढ़ाई की, अलग से जाके लोग मेहमान आ जाएंगे तो वो ऊपर चले जाएगी, बुक लेके कोने में बैठ जाएगी। जॉइंट फैमिली थी लेकिन वो अपना ईमानदारी से पढ़ाई की है, मतलब केजी नर्सरी से लेके और अभी तक का उसका पढ़ाई का बहुत दिलचस्पी था। कोई स्टोरी बुक ले ली, कोई मतलब कुछ भी पढ़ते रहती थी, पेपर है कुछ भी। माँ जो होती हैं, जब बच्ची थोड़ा बड़ी होती है तो सोचती है कि मेरा हाथ बटाए काम काज में। तो क्या आप बोलती थी कि हमारे काम काज में हाथ बटाए? नहीं, हम बोलते नहीं थे, लेकिन खुद से मेरे साथ अभी इस साल भी वो सारा अफ्तारी की तैयारी, ईद की तैयारी, सफाई वो खुद से करती है। वो अपने कामों में पूरी जिम्मेदार है, हर काम में, नमाज में, मतलब पढ़ाई में। उसका एक रूटीन रहा है कि इस टाइम में सोना है। खाने का भी उसका एक टाइमिंग है, मतलब 2 बजे खाना है तो 2 ही बजे खाना है, 1 घंटा रेस्ट करना है तो 1 घंटा वो रेस्ट करती है। उसका सारा काम रूटीन के। हाँ, एकदम बचपन से। नर्सरी में केजी में थी तो आएगी, बैग नीचे रख के, बुक लेके, होमवर्क करके, उसके बाद वो खाना खाएगी, और जो भी मिल जाए। ये इतना खुश नज़र आ रही हैं जिस तरह से। मैं बहुत खुश है माशाल्लाह, सारा बच्चों से खुश है हम। मेरे सब बच्चे अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेके विनी से बात करने के लिए। ये थे दोनों पेरेंट्स, फादर और ये मदर थी, जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं कहना पड़ता था कि आप पढ़ो। वो खुद पढ़ने के लिए वो जो एक रूटीन बनाया था, आज रूटीन बनाकर उन्होंने पढ़ाई किया और इस तरह से अचीवमेंट हासिल किया।